हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज। आरटीजी सीरीज के रास्ते पे हैं। बिजनेस स्टडीज का टाइम आ गया है। चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज हम चालू कर रहे हैं क्योंकि 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। डे 4 पार्ट 2 ऑफ आरटीजी सीरीज। इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम जो करने वाले हैं वो बैंक्स और दूसरे पार्ट में हम लोग इंश्योरेंस वगैरह और बाकी की सर्विसेज डील करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बिजनेस सर्विस का क्या मतलब होता है। सर्विसेज यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी, जो भी क्रिया बिजनेस कर रहा है, बिजनेस एंटरप्राइजेस कर रही हैं, उसके कंडक्ट के लिए, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, उस एक्टिविटी को सही से पूरा करने के लिए जो भी सर्विसेज बिजनेस यूज करते हैं उसको बिजनेस सर्विसेज कहते हैं। जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो है बैंक्स। बैंक्स क्या? इट इज अ कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। एक ऐसी कंपनी जो बैंकिंग के बिजनेस को या बिजनेस ट्रांजैक्ट करती है, बैंकिंग के बिजनेस को करती है, चलाती है। और वो बैंकिंग के बिजनेस में आता क्या है? एक्सेप्टिंग, डिपॉजिटिंग द मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड एंड विड्रॉल बाय चेक और अदरवाइज। देखो, बैंक का बेसिकली फंक्शन क्या है? पैसे पब्लिक से लेना और पब्लिक के मांगने में पैसे उनको वापस देना। यही इसमें भी लिखा हुआ है। एक्सेप्टिंग और डिपॉजिटिंग, accepting the deposits of money from the public, accepting the deposits of money from the public, repayable on demand। तो जो डिपॉजिट उन्होंने डाली है बैंक में वो रीपेबल है डिमांड पे, एंड विड्रॉल नहीं है, विड्रॉएबल बाय चेक और अदरवाइज। तो चेक से या किसी और भी तरीके से इसको विड्रॉ करने का पूरा हक रखती है पब्लिक। तो ऐसी एक कंपनी को कहते हैं बैंकिंग कंपनी। कितने टाइप के बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं जो कोई भी बंदा खोल सकता है? तो सबसे पहले तो आता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ये इसलिए बनाया गया ताकि हाउस होल्ड को सेविंग्स इंकरेज की जा सके, टू इंकरेज स्मॉल सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड। जो भी घर से बचत करते हैं, घर की लेडीज, जेंट्स, व्हाटएवर, जो भी सेविंग्स होती हैं वो अपनी सेविंग्स को इस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकती हैं। सेविंग अकाउंट खुलवा के उसमें पैसे जमा करवा सकते हैं। नेक्स्ट है करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट सबसे ज्यादा सूटेबल होता है बिजनेसेस के लिए या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। उसका रीजन है क्योंकि इस अकाउंट पे बैंक फैसिलिटी देता है कि आप मल्टीपल डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल कर सकते हो। मतलब बार कई बार डिपॉजिट भी कर सकते हो पैसा और बार कई बार विड्रॉल मतलब निकाल भी सकते हो पैसा। कोई इंटरेस्ट इस पर दिया नहीं जाता है। ये खास बात है क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क बना रहता है बिजनेस के संबंध में बैंक के पास। क्योंकि अगर बैंक को पता है कि जो मेरे पास पैसा पड़ा है वो अगले 1 साल तक मेरे पास रहने वाला है और जो मालिक है वो 1 साल बाद आएगा, या नॉर्मली वो कम मांग रहा है, तो उस केस में क्या है, बैंक उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके उसमें इंटरेस्ट कमा लेती है, उस पे प्रॉफिट कमा लेती है, और जितना पब्लिक का बनता है वो उसको दे दिया, प्रॉफिट जो कमाया वो अपनी जेब में रख लिया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई फिक्स नहीं है, कभी भी बिजनेस ओनर आके या कोई भी बिजनेस का बंदा आके पैसे निकाल सकता है, तो इसलिए इस अकाउंट पे जनरली कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज अकाउंट पे दी जाती है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या होता है कि जितना आपने पैसा बैंक में जमा किया है उससे ज्यादा आप पैसा बैंक से निकाल सकते हो। अब वैसे ये तो कोई बात होती नहीं है, जितना आपने पैसा जमा किया उतना ही निकालना चाहिए आपको वैसे, लेकिन ये क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा तो बैंक चलो बिजनेस को खुश करने के लिए ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देती है कि जितना आपके बैंक अकाउंट में पैसा है उसके अलावा 10,000 या 20,000 आप एक्स्ट्रा बैंक से निकाल सकते हो। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा निकाला है वो आपको बैंक को वापस भी करना पड़ता है कुछ टाइम पीरियड के बाद, वो खैर अलग बात है। लेकिन फिलहाल जो हमारी मतलब की बात है वो ये है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इस करंट डिपॉजिट अकाउंट पे दी जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट जो हमारे पास है वो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या आरडी जिसको बोला जाता है नॉर्मल भाषा में। ये फिक्स्ड अमाउंट को डिपॉजिट करने वाली, मतलब इस बैंक अकाउंट में क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड ऑन फिक्स्ड इंटरवल फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड इंटरवल, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक अमाउंट मान लो 10,000 रुपए, ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल के हर 1 महीने बाद या हर 1 महीने में, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम अगले 5 साल तक। तो 10,000 रुपए हर महीने अगले 5 साल तक इस बैंक अकाउंट में जमा करने होंगे। और अगर आपको पैसा चाहिए, मनी कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर दैट पीरियड ऑफ टाइम, तो 5 साल बाद ही पैसा वापस मिलेगा, वरना पैसा वापस नहीं मिलेगा। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें वापस मिल सकता है, ठीक है, लेकिन वो
हमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, अभी फिलहाल हमारे पढ़ने की बात यही है कि जब तक बहुत ज्यादा अर्जेंसी नहीं होगी तब तक ये पैसा जो भी टाइम पीरियड तय किया गया है उससे पहले वापस नहीं मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे हाई रहता है क्योंकि बैंक को पता है कि 5 साल बाद ही पैसा जाएगा, प्लस और पैसा आता रहेगा हर महीने, इसलिए बैंक इसमें हाई इंटरेस्ट देती है और बैंक इस पैसे को बाद में जैसे भी चाहे वैसे यूज करके जो भी उसे को काम करना कर सकती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट जो हमारे पास है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम एफडी भी बोलते हैं। इस अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। फिक्स्ड अमाउंट स्पेसिफिक टाइम, सर ये तो कुछ आरडी जैसा हो गया ना एफडी तो, लेकिन नहीं, थोड़ा सा अंतर है। आरडी में फिक्स्ड इंटरवल भी था, एफडी की डेफिनेशन में फिक्स्ड इंटरवल नहीं है। मतलब इस एग्जांपल में हम 10,000 रुपए हर महीने जमा कर रहे थे अगले 5 साल के लिए, यहाँ पे हम 10,000 रुपए एक ही बार जमा करेंगे अगले 5 साल के लिए, तो वो हो गई हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी बन गई हमारी 10,000 की, कि 10,000 रुपए हमने बैंक को दे दिए, अब 5 साल बाद बैंक इस पे इंटरेस्ट लगा के 11,000 12,000 वॉट जो भी इंटरेस्ट होगा वो लगा के हमको 5 साल बाद वापस कर देगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इवन हायर। इवन हायर मतलब यहाँ पे जो था उससे भी ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा पता है बैंक को कि 5 साल के लिए आ गया तो आ गया, अमाउंट भी फिक्स्ड है, टाइम पीरियड भी फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के हर महीने 10,000 देने होते हैं, तो हो सकता है किसी महीने में कस्टमर मना कर दे, नहीं है जुगाड़ देने का, तो उस केस में फिर अलग तरीके से डीलिंग होती है। लेकिन यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व रहता है, यहाँ पे कोई इन्वॉल्व है ही नहीं क्योंकि जितनी भी पेमेंट आनी थी वो एक ही बार में आ गई है। लोअर द पीरियड लोअर विल बी द रेट। जितने कम टाइम की आप एफडी बनवाओगे उतना ही कम आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 10,000 रुपए अगर 10 साल की बनवाओगे तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। 10,000 की एफडी 10,000 रुपए की एफडी अगर 5 साल के लिए बनवाओगे तो कम इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक विल रीपे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम if depositor needs it earlier than the deposited amount will be given after charging charges। क्या है 2 पॉइंट्स में, इसमें यह है कि बैंक 5 साल बाद ही पैसा देगी या जिस भी टाइम के लिए डिपॉजिट किया उसके बाद ही पैसा देगी। लेकिन अगर डिपॉजिटर को वो पैसा पहले चाहिए उस डेट से तो बेशक ले सकता है, लेकिन इंटरेस्ट जो देने का वायदा किया था वो तो मिलेगा ही नहीं। ऊपर से जो 10,000 रुपए जमा किए थे, मतलब जो पैसे जमा किए थे उसमें से भी कुछ चार्जेस कट के वापस मिलेगा, तो पूरा 10,000 तो कभी नहीं मिलेगा। अब हो सकता है, पता है यहाँ पे दिक्कत इसलिए आती है, क्यों ये सारी चीजें करी गई हैं। हो सकता है किसी बंदे ने 10,000 रुपए जमा करा है 5 साल के लिए, 4 साल बाद वो बोलता है कि मेरे को वापस दे दो, मेरे को वापस दे दो। तो यहाँ पे बैंक का फायदा ये हुआ कि पिछले 4 साल का एक तो से इंटरेस्ट नहीं देना, ये पिछले 4 साल का इंटरेस्ट उसने कमाया जरूर था डिपॉजिट होल्डर ने, लेकिन हम उसको देंगे नहीं क्योंकि हमारी बात हुई थी 5 साल के बाद और तुम 5 साल से पहले आ रहे हो, इसलिए ये इंटरेस्ट एक तो बैंक को उसको नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, जो 10,000 जमा कराए थे उसमें से भी कुछ पैसे कट के मिलेंगे। तो इस वजह से एफडी अकाउंट जो है हमारा वो सबसे ज्यादा सेफ रहता है दोनों ही पार्टीज के लिए। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट या एमओडी अकाउंट। इसमें क्या, ये कॉम्बिनेशन है सेविंग और फिक्स्ड अकाउंट के बीच में। कॉम्बिनेशन का मतलब है, मैं इसको हिंदी में समझा देता हूं, पढ़ना हो तो पहले पढ़ लो फिर मैं इसको हिंदी में समझाऊंगा। आफ्टर लिमिट एक्सेस अमाउंट इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू एफडी टू ऑनर अ चेक इन केस ऑफ इनसफिशिएंट बैलेंस इन सेविंग अकाउंट अमाउंट इज टेकन फ्रॉम एफडी। अब इसमें होता क्या है कि एक अकाउंट बनाया, ठीक है, एक अकाउंट बनवाया, सेविंग अकाउंट्स बनवाया, और डिपॉजिटर ने बोला कि भैया अब जब मेरे सेविंग अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा पैसे हो जाएं, जब मेरे सेविंग अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा पैसे हो जाएं तो 1 लाख रुपए से जितने भी ज्यादा हैं वो उसकी मेरी एफडी करवा देना। 1 लाख मैक्सिमम सेविंग अकाउंट में छोड़ दो, उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा हैं उसकी मेरी एफडी करा देना। तो जब जैसे जैसे सेविंग्स अकाउंट में पैसे आते जाते हैं वैसे वैसे उसका बैलेंस बढ़ता जाता है, और जैसे ही वो बैलेंस 1 लाख से पार हो जाता है तो एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्सेस अमाउंट ओवर 1 लाख इज ट्रांसफर टू एफडी, अपने आप ही ट्रांसफर कर दी जाती है। जितनी भी एक्सेस है अमाउंट है उसकी इकट्ठी करके एफडी बनवा दी जाती है। लेकिन अगर सेविंग अकाउंट की लिमिट कितनी है, 1 लाख रुपए, अगर ड्रॉअर ने, जिसका अकाउंट होल्डर है, उसने कोई चेक बना दिया 1.25 लाख रुपए का, तो सेविंग अकाउंट में तो सिर्फ लाख रुपए ही पड़े, तो बाकी के 25,000 कहां से आएंगे? वो 25,000 फिर उस केस में उसके एफडी में से बैंक देगा। तो मतलब जितने भी एक्स्ट्रा पैसे हैं पहले तो एफडी में जाएंगे, और इन केस अगर सेविंग अकाउंट का पैसा पूरा नहीं पड़ता है किसी चेक को भरने के लिए तो पैसा उसकी एफडी में से
ले लिया जाएगा। तो ये था मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट और एफडी अकाउंट को मिला के इन्होंने एक अकाउंट बना दिया है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं, फटाफट इसको लिखो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। बिजनेस सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। इसको लिखने के बाद लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते ही हमारे सामने आ जाती है दो टॉपिक्स, बैंकिंग सर्विसेज और डिजिटल पेमेंट। एक एक करके टॉपिक को देखेंगे, सेकंड लास्ट स्लाइड है, इसके बाद एक ही टॉपिक रह जाता है बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग। उसे करने के बाद जल्दी से वीडियो को खत्म करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले बैंकिंग सर्विसेज पे बढ़ते हैं। तो पहली सर्विस जो बैंक देती है टू बिजनेस वो है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड ड्राफ्ट, यूज टू ट्रांसफर फंड्स, पैसा ट्रांसफर करने के लिए काम आता है। ड्रॉन बाय वन बैंक ऑन अनदर और बाय अ ब्रांच ऑन अनदर। एक बैंक या तो दूसरे बैंक के ऊपर ड्राफ्ट लिखती है या एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के ऊपर ड्राफ्ट लिख सकती है। डिपॉजिटर हैज टू डिपॉजिट द मनी इन द बैंक। पहले डिपॉजिटर को, जिसको पैसे भेजने हैं, ट्रांसफर करवाने हैं, पहले वो बैंक में जाएगा, पैसे बैंक को देगा, उसके बाद बैंक उसको एक ये डिमांड ड्राफ्ट डीडी लिख के देगा। वो डीडी ले जाके वो बंदे को देगा। फिर वो बंदा जिसको पेमेंट मिलनी है वो उस डीडी को जाएगा, अपने बैंक में दिखाएगा और वो बैंक उस डीडी को लेके उस बंदे को पैसे दे देगा। एक टाइप की चेक की तरह है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है। बैंक चार्जेस ऑन कमीशन, कि इस पे बैंक कमीशन चार्ज करता है इस सर्विस को देने के लिए। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, इसकी हमने पिछली स्लाइड में भी बात करी थी। अलाउज करंट अकाउंट होल्डर, ये सिर्फ करंट अकाउंट पे मिलता है, करंट अकाउंट के अंदर हमने बात करी थी इसकी, टू ओवरड्रॉ द मनी अप टू अ लिमिट। करंट अकाउंट होल्डर एक लिमिट तक पैसे निकाल सकते हैं। एंड कस्टमर हैज टू पे द इंटरेस्ट ऑन ओवरड्रॉन अमाउंट, जितना भी पैसा निकाला है लिमिट से ज्यादा उस पे इंटरेस्ट कस्टमर को देना पड़ता है। नेक्स्ट सर्विस जो बैंक देती है वो है कैश क्रेडिट। शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स होते हैं जो बैंक देती है, छोटे टर्म्स के लोन, मतलब बहुत लंबे टाइम के लोन्स नहीं होता। अप टू अ लिमिट डिसाइडेड बाय क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब वो जो इंसान लोन ले रहा है उसकी लोन वापस करने की, चुकाने की कितनी हैसियत है, कितनी औकात है। बेसिकली मैं औकात शब्द यूज नहीं करना चाहूंगा, बहुत ऑकवर्ड लगता है। कितनी हैसियत है उसके हिसाब से ही उस बंदे को लोन मिलता है। ऐसे नहीं कि तुम किसी भिखारी को करोड़ों का लोन दे दो, ऐसे नहीं, जितनी उसकी बंदे की वापस करने की हैसियत है उसी हिसाब से उसको लोन मिलेगा। नेक्स्ट सर्विस जो हमारे पास है वो ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इसका फुल फॉर्म है। सर्विस प्रोवाइडेड टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन यूजिंग फोन्स और कंप्यूटर्स। बेसिकली ये आजकल के जमाने में बहुत चल रहा है कि बिजनेस की बैंक की सारी डिटेल्स आप अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड, पेमेंट कितनी हुई, इंटरेस्ट कितना आया, किससे रिसीव हुआ, कितने विड्रॉल हुआ, सारी ऑनलाइन बिल्स इवन पे करना, बैंक के चार्जेस पे करना, सारी चीजें आप विद अ मोबाइल फोन, विद एन कंप्यूटर ऑनलाइन कर सकते हो। उस सर्विस को कहते हैं ई बैंकिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो डिजिटल पेमेंट्स, कि यूजिंग डिजिटल मीडिया, यूजिंग ऑनलाइन आप कैसे पेमेंट कर सकते हो थ्रू बैंक्स। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी, ये ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि मनी को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करते होंगे, इधर विद इन अ सिंगल इंस्टीट्यूट और मल्टीपल इंस्टीट्यूट। सिंगल इंस्टीट्यूट और मल्टीपल इंस्टीट्यूट का मतलब है कि जैसे जो हमने यहाँ पढ़ा कि या तो एक बैंक दूसरे बैंक के ऊपर या एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के ऊपर। अगर एक बैंक दूसरे बैंक के ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करती है तो वो मल्टीपल इंस्टीट्यूट हो गया, क्योंकि दो बैंक इन्वॉल्व हैं। अगर एक ही बैंक की एक ब्रांच दूसरे उसी बैंक की, अपने ही बैंक की दूसरी ब्रांच के ऊपर ये ट्रांसफर करता है तो ये सिंगल इंस्टीट्यूशनल ट्रांजैक्शंस कहलाई जाती हैं। जैसे अगर एचडीएफसी बैंक एसबीआई के ऊपर कर रहा है तो मल्टी इंस्टीट्यूशनल, अगर एसबीआई की दिल्ली ब्रांच एसबीआई की मुंबई ब्रांच पे कर रही है तो सिंगल इंस्टीट्यूशनल। इसी के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है वो एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशन वाइड सर्विस, पूरे नेशन में सर्विस चलती है, फैसिलिटेटिंग इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। तो इंडिविजुअल्स और फर्म्स मतलब हर किसी को ही बेसिकली ये सर्विस मिलती है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफर कर सकते हो, जिसको एनईएफटी कहा जाता है। आरटीजीएस क्या है? इट्स द फास्टेस्ट मनी ट्रांसफर सिस्टम। इट्स द फास्टेस्ट मनी ट्रांसफर सिस्टम यूजिंग इंटरनेट के यूज होके होता है। मिनिमम ट्रांसफर लिमिट इज 2 लाख क्या होता है 2 लाख, हाउएवर नो मैक्सिमम लिमिट। पास है वो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, इससे हम सब वाकिफ हैं, ठीक है। हमारे फादर्स के पास, मदर्स के पास, बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होते हैं।
इनफैक्ट अराउंड 95% ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर डन थ्रू क्रेडिट कार्ड। तो आपने क्रेडिट कार्ड देखा होगा कि भाई आप दुकान में घुसते हो, सामान खरीदते हो, फिर उसको कैश देने के बजाय क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो, पिन लिखते हो अपना, जो भी आपका पिन होगा अकाउंट का, क्रेडिट कार्ड का, फिर उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट के उसके बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, डिजिटल पेमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल कैश, ऑल्सो नोन एज ई मनी, सिक्योर पेमेंट विदाउट इन्वॉल्विंग बैंक। इसमें आपको डिजिटल कैश मतलब पैसा ऑब्वियसली डिजिटल फॉर्म में आपको मिलता है कि आप अपने बैंक में से पैसा किसी को भी निकाल के डिजिटली किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। इसमें बैंक का स्टाफ इन्वॉल्व नहीं रहता है, इनफैक्ट बैंक भी इन्वॉल्व नहीं रहता है, क्योंकि अब आपके पास कैश ही है तो आप जहां मर्जी से वहां खर्च करो। AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ओनली वैलिड इफ आधार इज रजिस्टर्ड विद बैंक। अगर आपका आधार कार्ड का नंबर, अगर आपका आधार कार्ड बैंक के साथ आपके अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है तभी ये सर्विस चलेगी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, कि आपके आधार के से आप पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है मोबाइल वॉलेट। ये तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, पेटीएम, फोन पे वगैरह, रेजर पे वगैरह सारे इसी के ही एग्जांपल है। वर्चुअल वॉलेट की सर्विस ये आपको देता है। वन कैन ऐड मनी, अपने वॉलेट में पैसा ऐड करो, देन स्पेंड, जहां स्पेंड करना। एलिमिनेट द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, इससे क्रेडिट कार्ड बिल्कुल खत्म होगी, कोई जरूरत ही नहीं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेके घूमने की, और 4 डिजिट का पिन भी रिमेंबर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसने लाइफ हमारी बहुत आसान कर दी है। पेटीएम जैसे कंपनी इज द बिगेस्ट एग्जांपल। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, ये नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है अंडर डिजिटल पेमेंट। ये क्या है? ये हैंड हेल्ड डिवाइस है, हैंड हेल्ड डिवाइस है, ऑल्सो अवेलेबल ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। इसमें क्या होता है ना, देखो आप आगे पढ़ोगे, फिजिकल टर्मिनल्स आर केप्ट एट शॉप एंड मोबाइल टर्मिनल्स आर इन फोन्स। इसमें क्या होता है कि एक मशीन सी या कुछ भी दुकान पे रखी जाती है, और जो भी यूजर है जिसको भी पैसे खर्च करने हैं उसके जेब में एक ऐप दे दिया जाता है। उस ऐप के थ्रू वो दुकान पे जाके खरीदारी करके, और दुकान पे फिजिकल टर्मिनल जो मशीन रखी हुई है उसको यूज करके और अपने ऐप को यूज करके पेमेंट कर सकता है। बहुत ज्यादा सिमिलर है, बहुत ज्यादा सिमिलर है। जैसे आप देख सकते हो पेटीएम के, आप दुकान पे जाते हो, उसका बारकोड लगा होता है, आप जाके उसको स्कैन करते हो और उसको ट्रांसफर कर देते हो। तो पेटीएम से अगर आप स्कैन करके नहीं ट्रांसफर कर रहे, नंबर लिख के वैसे कहीं और से ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको मोबाइल वॉलेट मान लो, और अगर स्कैन करके क्यूआर कोड से ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल मान लो। मेरे को लगता नहीं है कि अभी तक कोई भी ऐसा होगा तुम में से जिसने पेटीएम वगैरह कभी यूज ना किया हो, या किसी को नहीं देखा हो क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए, पेटीएम वगैरह यूज करते हुए, मोबाइल वॉलेट यूज करते हुए। तो क्योंकि आजकल ये इतना फैल रहा है, इतना मतलब अच्छी सर्विसेज है कि सब लोग यूज कर रहे हैं, तो उसी वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो रही हैं। बैंक यही सर्विसेज बिजनेसेस को देता है, और बिजनेसेस के लिए यही सर्विसेज बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कोरोना की वजह से सारे बिजनेसेस जो है वो वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, सब लोग घर से काम कर रहे हैं, कई सारे ऑनलाइन बिजनेसेस भी चालू हुए हैं। तो उनकी पेमेंट कैसे आती है? उनकी पेमेंट थ्रू दीज इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स ही आती है। तो उसमें भी बिजनेसेस को बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं ये डिजिटल सर्विसेज एंड दीज बैंकिंग सर्विसेज। स्पेशली जो हमने ये देखा था बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, ये तो सिर्फ मिलती बिजनेसमैन को है। बाकी भी शॉर्ट टर्म लोन हो गया, तो ये लोन किसको मिलता है? ये भी मोस्टली बिजनेसमैन को ही या बिजनेस को ही लोन मिलता है। बैंक ड्राफ्ट तो खैर कोई भी बनवा सकता है, उसकी तो बात नहीं है। तो स्पेशली बैंक जो सर्विसेज देता है वो बिजनेसेस के लिए हमने पढ़ी, क्योंकि हम बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए फटाफट से इसको नोट डाउन करें। इसके बाद हम अपनी लास्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। एंड दिस चैप्टर इज गोइंग वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। विल टेक आउट व्हाट वी नीड। ठीक है, हम चैप्टर में से सिर्फ वही निकालेंगे जो हमें चाहिए, फालतू का कुछ हम नहीं पढ़ेंगे। जितना एग्जाम के लिए जरूरी है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। विद दैट सेड, जल्दी से तो थर्ड और लास्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं चैप्टर की, जिसमें मैंने एक टॉपिक बताया था बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग, जो कस्टमर्स को और बैंक्स को है। तो सबसे पहले बेनिफिट जो कस्टमर्स को होते हैं वो है फैसिलिटेट्स डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल पेमेंट के हमने बहुत सारे टाइप्स भी देखे थे अभी पिछली स्लाइड में। तो वो सारी फैसिलिटी बैंक देता है किसी कस्टमर को, कस्टमर हमारा यहाँ पे कौन है? बिजनेस को। एंड प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी इन सेटलमेंट, जो भी सेटलमेंट हो रही है, जो भी लेना देना हो रहा है पैसे का, उसमें बहुत पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी रहता है। प्रोवाइड्स 24/7 सर्विस, बिकॉज ई सर्विस है, ऑनलाइन सर्विस है, तो किसी स्टाफ को तो बैठना है नहीं, सब कंप्यूटर के थ्रू ऑन दी वेब है, अपने आप ही होता रहता है, इसलिए 24/7 की सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। ईज ऑफ पेमेंट फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी कभी भी कैसे भी बैठ के पेमेंट कर सकते हो। आप गाड़ी में हो, घर से ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से घर आ रहे हो, पेमेंट कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, फोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, कुछ भी। कहने का मतलब कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो ईज बहुत हो गई है पेमेंट करने में। ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन कस्टमर की बहुत बढ़ गई है
क्यों? बाय रिड्यूसिंग रिस्क, रिड्यूस कम हो गया है, अनलिमिटेड एक्सेस, एक्सेस कहीं से भी आप एक्सेस ले सकते हो, बस एक अच्छा इंटरनेट और एक डिवाइस आपके पास होना चाहिए, और इंक्रीजिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है बिकॉज एंड टू एंड कोडिंग होती है। एक मैसेज जिसके पास से जा रहा है, जहां जा रहा है, पूरा डिजिटली सिक्योर्ड है, पूरा डिजिटली लॉक्ड है। बैंक्स को क्या क्या सुविधा हुई है भाई? सबसे पहले प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर कोई बैंक किसी और बैंक से पहले डिजिटल हो जाता है, ई बैंकिंग की सर्विसेज अप्लाई कर लेता है, तो उसको कंपटीशन के ऊपर एक एडवांटेज मिल जाता है बिकॉज अब कस्टमर्स चाहेंगे कि वो उस बैंक से सर्विसेज लें बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स। प्रोवाइड्स अनलिमिटेड नेटवर्क, क्योंकि अब आपका नेटवर्क सिर्फ उन्हीं लोगों में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है जिनको आप जानते हो, जिनको आपके एम्प्लॉयज जानते हैं। सिर्फ वही बिजनेस नहीं कर सकते जहां आपकी ब्रांचेस हैं, बल्कि कहीं भी बिजनेस कर सकते हो। तो आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया है। रिड्यूसेस द लोड्स ऑन ब्रांचेस, ब्रांच जो हमारी ऑफिस का स्टाफ है बैंक का, उनपे लोड बहुत कम हो गया है। फैसिलिटेटिंग सम अकाउंटिंग फंक्शंस, कुछ छोटे मोटे अकाउंटिंग के काम तो ऐप पे ही हो जाते हैं, ऑनलाइन ही हो जाते हैं, ट्रांजेक्शन होते होते ही हो जाते हैं, तो टाइम भी बचता है और काम भी कम करना पड़ता है। स्टैब्लिशिंग सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड डाटाबेस, सारे कस्टमर्स का डाटा एक जगह पे आके कलेक्ट होता है और उसी जगह से सारे इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, सारे अपडेट्स जाते हैं। तो कंट्रोल एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड हो गया है, एक जगह पे आके सीमित हो गया है, और डाटाबेस भी एक जगह पे आके इकट्ठा हो गया है। विद दिस हमारा बैंकिंग फर्स्ट सर्विस जो बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर के अंदर हमने चालू करी थी वो होती है खत्म, लेकिन सेकंड सर्विस है हमारी पोस्टल सर्विस। बस इतना सा ही है, ठीक है, सिर्फ इतना सा ही है। बेसिकली ये दो है, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम को मैंने थर्ड पार्ट बना दिया है, पोस्टल हमारा सेकंड पार्ट है, तो बस इतना सही था। मैंने कहा चलो वीडियो में छोटा सा ही है तो जल्दी कवर कर लेते हैं। तो फिर पोस्टल सर्विसेज में सबसे पहली सर्विस जो पोस्ट ऑफिस या कोई भी पोस्टल सर्विसेज के अंदर एक बिजनेस को मिलती है वो है कि भाई मेल। मेल का क्या मतलब है कि आप फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर स्मॉल पैकेजेस, छोटे छोटे पैकेज, छोटे छोटे पार्सल, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स आप थ्रू मेल भी भेज सकते हो, मतलब फिजिकली भी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। रजिस्टर्ड पोस्ट का क्या मतलब है? इंश्योर्स द मेल इज रिसीव्ड बाय द एड्रेसी और विल कम बैक टू द सेंडर। मतलब ये एक ऐसी मेल है, ऊपर जो सर्विस है ना मेल, उसी का एक्सटेंशन है, बट ये एक ऐसी मेल है जिसमें आप ये पोस्ट ऑफिस ये गारंटी देता है कि जो मेल आपके पास से निकली है वो रिसीवर को मिलेगी, जिसको मेल मिलनी चाहिए उसको मिलेगी। और अगर बाई चांस उसको नहीं मिलती है, जब हम देने गए तो वो घर पे नहीं था या उसने मना कर दिया लेने से, तो ये वापस जिसने भेजी थी उसी पे ही आ जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आप मेल भेजते हो, सामने वाला लेता नहीं है या उस वक्त घर पे नहीं होता, जब पोस्ट पर पहुंचता है तो या तो वो पोस्ट ऑफिस में ही पड़ी रहती है या कहीं खो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये फैसिलिटी दे गई है कि भाई अगर किसी ने रिसीव नहीं करी तो वो वापस आपके पास ही आ जाएगी। सेंडर्स रिसीव्स अ रिसिप्ट, सेंडर को एक रिसिप्ट मिलती है जो एक नॉर्मल मेल और एक रजिस्टर्ड मेल को अलग अलग करता है, एंड पेज पोस्टल चार्जेस, और उसको थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ते हैं। सर्विस का नाम रजिस्टर्ड पोस्ट है, लेकिन मैं बार बार मेल जानबूझ के बोल रहा हूं क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट और रजिस्टर्ड मेल एक ही बात है। फिर है पार्सल। पार्सल क्या होता है? सेंडिंग हेवी आइटम्स थ्रू पोस्ट, जनरली लेस एक्सपेंसिव। हैवी आइटम मतलब जो चीज ये मेल में आप नहीं भेज सकते, थोड़े महंगे होते हैं, थोड़े बेसिकली फोन जैसी कोई चीज हो गई जो टूट गई तो दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा भारी होते हैं वेट में, जो नॉर्मली आप मतलब इतनी केयरलेसली हैंडल नहीं होनी चाहिए, उन चीजों को हम पार्सल के थ्रू भेजते हैं। और ये पार्सल की सर्विस थोड़ी सी लेस एक्सपेंसिव, थोड़ी सी सस्ती भी होती है। स्पीड पोस्ट पे अगर हम आते हैं तो ये वो मेल है जो ये इंश्योर करती है कि सब जल्दी से जल्दी एज फास्ट एज पॉसिबल मेल रिसीवर को मिले। सबसे फास्ट अगर आपको मेल भेजनी है तो आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजोगे। चार्जेस आर लिटिल हाई, स्पीड बढ़ाने के लिए थोड़ा सा चार्जेस ज्यादा लगते हैं और डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करते हैं। बहुत दूर भेजना है, स्पीड से भेजना है तो ज्यादा चार्जेस लगेंगे, अगर पास में ही कहीं भेजना है, स्पीड से भेजना है तो कम चार्जेस लगेंगे। नेक्स्ट है कुरियर। कुरियर मतलब कुरियर वही है, मेल का ही मतलब है, लेकिन सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ये प्राइवेट पोस्ट ऑफिस कंपनीज भेजती हैं और ये जो ऊपर हमने देखे वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों भेजती हैं। कुरियर सिर्फ प्राइवेट पोस्ट ऑफिसेज सर्विस देते हैं इसकी कुरियर नाम की, एंड ये चीप होती है पब्लिक पोस्ट ऑफिस कंपनी से। देखो जैसे इंडियन पोस्ट तो कंपनी की मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है, पब्लिक पोस्ट ऑफिस है,
इसके अलावा भी कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो प्राइवेट कंपनीज हैं और अपनी पोस्टल सर्विसेज निकालती हैं। तो वो प्राइवेट कंपनीज जब मेल की सर्विस देना चाहती हैं, पोस्ट की सर्विस देना चाहती हैं, तो उसको कुरियर के नाम से देती हैं। तो विद दिस हमारे इस वीडियो का कंटेंट यहीं पे होता है खत्म। और मैं आशा करूंगा आपको सबको समझ में आया हो, ना आया हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, फिर भी नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स तो आपके लिए खुला है। तो विद दैट वेरी सेड, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए लेट्स एंड इट up here only, and that's all for today. Thank you and have a nice day.